नमस्कार, मैं हूं कमरुद्दीन खान। एमपी में 28 उम्मीदवारों के लिए चुनावी रण सज चुका है। सियासी घमासान जारी है, जुबानी तीर भी चल रहे हैं, एक दूसरे पर वार प्रतिवार जारी है। सभी मतदाताओं को साधने में लगे हुए हैं। सियासी जंग के इस रण की ऐसी ही तमाम खबरों के साथ हम हाजिर हैं अपने खास प्रोग्राम उपचुनाव के रण के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो शो की शुरुआत बड़ी खबर से। बीजेपी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लगातार हमला करने के बाद आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह पर ट्वीट कर जवाबी हमला कर दिया। इस बार कमलनाथ शिवराज के बयान पर नहीं बल्कि जनसभा में शिवराज की गतिविधियों को लेकर हमला बोल रहे हैं और तंज कसते हुए ट्वीट किया। अपने ट्वीट में कमलनाथ ने शिवराज के जनता का अभिवादन करते हुए तस्वीर शेयर की और लिखा, यदि नेता जनता को झूठे सपने, झूठे सब्ज बाग ना दिखाए, झूठी घोषणाएं ना करे, झूठे चुनावी नारियल ना फोड़े और जनता से किए अपने हर वचन को, हर वादे को समय पर पूरा करे, जनता को झूठे लच्छेदार भाषण परोसकर मूर्ख ना समझे, अपनी सत्ता लोलुपता के लिए सौदेबाजी से जनादेश का अपमान कर राजनीति को कलंकित ना करे, जनहित उसके लिए सदैव सर्वोपरि हो तो जनता उसे हमेशा सर आंखों पर बिठाती है, अपने सर का ताज बनाती है, उसको घुटने टेकने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो शिवराज भी कहां चुप बैठने वाले थे। कमलनाथ के ट्वीट पर सीएम शिवराज ने भी पलटवार करते हुए जवाब दिया और कहा कि वो दिल से राजनीति करते हैं, दिमाग से नहीं। शिवराज ने कहा कि वे जनता के सेवक हैं और जनता उनके लिए भगवान है। मैं तो दिल से राजनीति करता हूं, दिमाग से नहीं। और मुझे लगा कि मुझे जनता का धन्यवाद अदा करना चाहिए, तो मैंने तो शीश झुका के प्रणाम किया अपनी जनता को। रीवा में भी मैंने किया, एक नहीं लाख बार करूंगा, क्योंकि जनता ही हमारी भगवान है, उसकी सेवा ही भगवान की पूजा है। हम कोई अहंकारी मुख्यमंत्री थोड़ी है। इधर सीएम शिवराज ने कमलनाथ के नारियल लेकर घूमने वाले बयान पर भी पलटवार किया। उनकी माने तो किसी भी शुभ कार्य में नारियल फोड़ना हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ये पवित्रता का प्रतीक है। वो विकास योजनाओं की शुरुआत करने पर नारियल फोड़ते हैं। उनकी माने तो वे जनता के बीच नारियल लेकर घूमते हैं, जाते हैं, शैंपेन की बोतल नहीं। नारियल हमारी संस्कृति और संस्कार है। हर पवित्र कार्य के लिए नारियल का उपयोग किया जाता है, लेकिन हम वैसे ही नारियल नहीं ले जाते। विकास के जो काम कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार ने ठप्प कर दिए थे, फिर से शुरू किए और केवल शिलान्यास नहीं कर रहे। अभी 13,000 सड़कों का लोकार्पण किया जो कोविड काल में बनाई। ये रोते थे कि पैसे ही नहीं है। अब हम विकास के काम कर रहे हैं तो इनको तकलीफ होती है और कुछ नहीं मिलता तो कह रहे हैं नारियल लेके चलें। और नारियल पवित्रता का प्रतीक है, भगवान की पूजा करते हैं तब हम नारियल चढ़ाते हैं। नारियल सेवा का प्रतीक है। अब नारियल ही लेके चलता हूँ, शैंपेन की बोतल लेके तो। बात इंदौर की, जहां साधु और शैतान वाले पोस्टर पर सियासत तेज होती जा रही है। बीजेपी ने इस मामले में सफाई दी। दरअसल कांग्रेस ने चुनाव आयोग में इस पोस्टर की शिकायत कर दी, जिसके बाद बीजेपी बैक फुट पर आ गई। बीजेपी ने कहा, पोस्टर में कहीं नहीं लिखा है कि कौन साधु है और कौन शैतान है। ये तो कहावत है और हमने कभी कांग्रेस प्रत्याशी को शैतान नहीं कहा। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मामले की जांच की भी मांग की है। बात कर रहे हैं कि ये घड़ी है सामिर के इम्तिहान की और ये लड़ाई है साधु और शैतान की। जो नारा है, इस नारे को हमने तो जनता के बीच में रखा था कि सामिर के मतदाता तय करेंगे साधु कौन है और शैतान कौन है। कांग्रेस इतनी जल्दी में उसने अपने आप को तय कर लिया कि हम ही शैतान है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ा चोर की दाढ़ी में तिनका, तो उनकी चोर की दाढ़ी में तिनका है, उनको मालूम है शैतान कौन है। इसलिए जो कल जनता तय करे उसके पहले हम खुद तय कर लें। ये इस प्रकार का ये जब आरोप लगाकर हमको भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का प्रयास।
और वहीं गुरुवार को इंदौर में सीएम के कार्यक्रम के आयोजक पर चुनाव आयोग का डंडा चल चुका है। दरअसल सांवेर में हुए कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर पुलिस ने आयोजक बीजेपी नेता पुरुषोत्तम जायसवाल के खिलाफ केस दर्ज किया है। सांवेर उपचुनाव को लेकर गुरुवार को सीएम शिवराज के कार्यक्रम में बड़ी तादाद में पार्टी के वर्कर्स पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं के बीच किसी भी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया था। इतना ही नहीं, बहुत से कार्यकर्ता बिना मास्क के कार्यक्रम में शामिल हो गए थे। तो उपचुनाव में प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं के भिड़ंत की भी खबरें खूब मिल रही हैं। सिंगरौली में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। दरअसल यहां पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर दोनों दल भिड़ गए। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष और किसान कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष में विवाद पैदा हो गया, जिसके बाद थाने में दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और कोरोना काल में उपचुनाव के दौरान प्रत्याशियों का खर्चा बढ़ चुका है। प्रत्याशियों के खर्च में अब राजनीतिक रैलियों, सभाओं का खर्च भी जुड़ेगा। इतना ही नहीं, सभा में मास्क और सैनिटाइजर का खर्चा भी उम्मीदवारों के ही खाते में जुड़ेगा। इसके तहत N95 मास्क का 150 रुपए, सुनिएगा, सैनिटाइजर का 40 रुपए तय किया गया है। इसके अलावा चाय पिलाने पर उम्मीदवारों के खाते में 5 रुपए जोड़े जाएंगे। वहीं पोहा, कचौड़ी और समोसा खिलाने पर प्रति नग 7 रुपए जोड़े जाएंगे। 1 किलो गुलाब के फूल पर 50 रुपए, गेंदे के फूल पर 30 रुपए। साथ ही झंडे, बैनर और पोस्टर के भी दाम तय कर दिए गए हैं। आपको याद दिलाना बहुत जरूरी है कि चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के खर्च की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया है। और छतरपुर की बड़ा मलहरा सीट पर होने वाला उपचुनाव दिलचस्प हो चुका है। यहां का उपचुनाव एक तरह से साध्वी वर्सेस साध्वी हो चला है। दरअसल ये सीट साध्वी उमा भारती की परंपरागत सीट रही है। इस बार यहां से कांग्रेस ने साध्वी और कथावाचक रामसिया भारती को मैदान में उतारा है। बीजेपी अब भी उमा भारती के नाम पर ही वोट मांग रही है। बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंचे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा, यह सीट उमा भारती के पास ही रहेगी। उन्होंने कहा कि उमा भारती के नाम पर यहां की जनता एक बार फिर वोट देगी और बीजेपी उम्मीदवार को जिताएगी। पार्टी का परचम लहराए, ताकि जब कभी शिवराज जी आपके बीच में आए, उमा भारती जी आपके बीच में आए, आप उनसे गर्व से कह सको कि अपने मतदान केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जीत हमने सुनिश्चित की है। तो बताइए कार्यकर्ता भाई और बहनों, ये चुनाव में जीतना, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी किसकी है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी आपकी है, मेरी है, हम सबकी है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते। तो क्या भाई प्रद्युम्न जी को हम आश्वस्त कर सकते हैं कि चिंता मत करो प्रद्युम्न जी, आप अपना काम करो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रद्युम्न लोधी के रूप में अपने अपने मतदान केंद्र में काम करेगा और पार्टी की जीत सुनिश्चित करेगा। क्या उनको आश्वासन दे सकते हैं? अगर आपने ये कहा है कि उमा जी की सीट है, तो ये उमा जी की झोली में ही रहने वाली है। जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। भाई प्रद्युम्न लोधी जी यहां से विधायक के रूप में एक बार फिर से जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इंदौर की सांवेर सीट पर मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है और अब इस चुनाव में पक्षियों की भी एंट्री हो गई है। मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में सबकी निगाहें सांवेर पर हैं। दरअसल यहां से बीजेपी की ओर से जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट चुनावी मैदान में हैं और उनके पीछे पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पूरा जोर लगा रहे हैं।
जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, दोनों प्रत्याशियों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। तुलसीराम सिलावट ने प्रेमचंद गुड्डू पर निशाना साधते हुए उन्हें प्रवासी पक्षी कहा है। सांवेर में पक्षियों की एंट्री। सांवेर में पक्षियों के बहाने चुनावी बैतरणी पार करने की तैयारी। तुलसी सिलावट और प्रेमचंद गुड्डू एक दूसरे को दे रहे पक्षियों की संज्ञा। बीजेपी प्रत्याशी तुलसी सिलावट ने प्रेमचंद गुड्डू को बताया प्रवासी पक्षी। कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने तुलसी सिलावट को बताया कौवा। कौवा को हमेशा दिखाई देती है गंदगी। जिसका कोई रिश्ता क्षेत्र से 22 वर्ष के बाद आता है वो एक व्यक्ति और बोलता है सांवेर को देखूंगा। जो पंछी स्थिर नहीं होता कभी भी, यहाँ से उड़ के उधर जाना, उधर से उड़ के उधर जाना, उस व्यक्ति का नाम पंछी कहते हैं। और पंछी का अब सांवेर में कोई बचा नहीं है। सांवेर में भाजपा लड़ रही है। वही जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के पंछी वाले बयान पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू भी मुखर हो गए हैं। वे तुलसीराम सिलावट को गद्दार बता रहे हैं। वे कहते हैं कि सांवेर की जनता को बिकाऊ और टिकाऊ के बीच फैसला करना है। मंत्री तुलसी सिलावट पंछी बताकर मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि 22 सालों बाद पंछी सांवेर पहुंचा है। यदि मैं पंछी हूं तो तुलसी सिलावट कौवा है और कौवा हमेशा गंदगी पर बैठता है और सिलावट भी यही कर रहे हैं। तुलसी सिलावट जी ने तो बयान ये भी दिया कि मैं पंछी हूँ। ठीक है, मैं पंछी हूँ तो आप क्या हो? आप कौवे हो और कहीं भी किसी भी गंदगी पे आप बैठ जाते हो। बहरहाल सांवेर से कांग्रेस विधायक रहे प्रेमचंद गुड्डू और तुलसी सिलावट के बीच पुरानी अदावत रही है। तुलसी सिलावट पहले माधवराव सिंधिया और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी रहे हैं। यही वजह रही है कि कांग्रेस में रहते हुए भी प्रेमचंद गुड्डू को सांवेर से दोबारा टिकट नहीं मिल पाया, क्योंकि सिंधिया अपने खासम खास तुलसी सिलावट को ही कांग्रेस से टिकट दिलवाते रहे। इसलिए गुड्डू को सांवेर छोड़कर आलोट और उज्जैन से चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन इस बार समीकरण बदलने से उनकी एक बार फिर सांवेर में वापसी हुई है और पुराने जख्म भी उभर आए हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहा रहे हैं। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। और छत्तीसगढ़ की एक सीट मरवाही पर भी विधानसभा का उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर यहां भी राजनीति तेज है। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। उपचुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा। पेंड्रा नगर पालिका के अध्यक्ष राकेश जालान कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उनके साथ बीजेपी के 2 पार्षद ने भी कांग्रेस का हाथ थामा है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के सामने तीनों नेताओं ने कांग्रेस में शामिल होकर अपनी इच्छा जाहिर कर दी। पेंड्रा नगर पालिका अध्यक्ष के कांग्रेस में शामिल होने पर सीएम बधाई देते हुए कह रहे हैं कि मरवाही इलाके में पार्टी और मजबूत हुई है। तो बीजेपी के 2 पार्षद भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इस तरह से मरवाही में बीजेपी को एक तगड़ा झटका कांग्रेस ने दे दिया है। इससे पहले जेसीसीजे को भी कांग्रेस ने तगड़ा झटका दिया था। कल 3 नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा था और आज बीजेपी के 3 नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस तरह से मरवाही उपचुनाव में आया राम गया राम की राजनीति भी तेज हो चुकी है। तो मरवाही उपचुनाव आपको बता दें बहुत दिलचस्प हो चुका है। उधर जाति का मामला भी चल रहा है और सीएम भूपेश बघेल ने कह दिया है कि जिसके पास सर्टिफिकेट होगी वही किस्मत आजमाएगा, जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं होगी वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। यानी जो ऋचा जोगी की जाति का मामला है वो और अब उस पर सियासत होगी। और जोगी की जाति का मामला वैसे भी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ये जो सीट है मरवाही की वो आदिवासियों के लिए आरक्षित है और जोगी परिवार पिछले 40 सालों से यही कह रहा है कि वो कंवर जनजाति के हैं, यानी वो आदिवासी हैं। लेकिन मामला कोर्ट में है, अभी सुलझा नहीं है और ऋचा जोगी की जाति का जो मामला है वो भी अब तूल पकड़ रहा है। इस पर भी जबरदस्त तरीके से सियासत तेज हो चुकी है। लेकिन बीजेपी ऋचा जोगी की जाति के मामले को लेकर ज्यादा
कुछ आक्रामक रुख नहीं अख्तियार कर पा रही है। राजेंद्र साहू जी भी आ जाए स्वागत के लिए, महामंत्री प्रदेश कांग्रेस। और बुरहानपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। उपचुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर नोट देने के वीडियो वायरल होने के मामले में जवाब मांगा गया है। रिटर्निंग ऑफिसर विशा माधवानी ने बीजेपी कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशियों से नोटिस मांगकर जवाब मांगा। इधर बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा देवी के प्रचार में जुटे सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने ऐसे किसी भी वीडियो के वायरल होने की बात से साफ इनकार कर दिया है। तो रिटर्निंग ऑफिसर ने अब जवाब मांग लिया है। दोनों प्रत्याशियों से जवाब मांगा गया है। रिटर्निंग ऑफिसर विशा माधवानी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशियों से नोटिस जारी करके जवाब मांगा। इधर बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा देवी के प्रचार में जुटे सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने ऐसे किसी भी वीडियो के वायरल होने की बात से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने यहां पर नोटिस जारी कर दिया है और दोनों ही प्रत्याशियों से जवाब मांगा है। तो ये जो न्यूज आप देख रहे हैं, इस न्यूज को आपके चैनल न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था और अब वायरल होने के मामले में, इस वीडियो के मामले में जवाब मांगा गया है। वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें दोनों पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो कुछ राशि वितरित करते या डालते नजर आए। तो उसी को संज्ञान में लेते हुए दोनों पार्टी को भाजपा के उम्मीदवार श्रीमती सुमित्रा काजडेकर जी और कांग्रेस के उम्मीदवार श्री रामकृष्ण पटेल जी दोनों को भी नोटिस दिया गया है। ये वो इस संबंध में अपना जवाब दें, एक्सप्लेनेशन दें। प्रत्याशी सुमित्रा काजडेकर जी, उनके द्वारा क्या नाम से चुनाव पर उसके समय में नोट बांटने का वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने उनको नोटिस दिया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? अभी उनका कोई नोट बांटने का वीडियो वायरल नहीं हुआ है, तो खत्म हो गई। और उपचुनाव के रण में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आज के वैज्ञानिक युग में अगर कोई भूत प्रेत की बात करे तो किसी को भी यकीन नहीं आता, लेकिन तंत्र मंत्र की आड़ में आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में अंधविश्वास की दुकान चलाने वाले तांत्रिक भोले भाले ग्रामीणों को अपना शिकार बनाते हैं। मध्य प्रदेश के सीधी में ऐसे ही एक तवे वाले तांत्रिक की करतूत कैमरे में कैद हुई है। भूत भगाने का किया था दावा, तांत्रिक ने आग पर चढ़ाया तवा, फिर उसे तपते तवे पर चलाया। भीड़ ने उसका जोश भी बढ़ाया। क्या तांत्रिक ने उसका भूत भगाया? हां, सीधी जिले के चुरहट में एक तांत्रिक ने यह पूरा तमाशा खड़ा किया था। भूत प्रेत का खौफ दिखाकर आदिवासी महिलाओं और उसके परिवार को पहले अंधविश्वास के इंद्रजाल में फंसाया, फिर आदिवासी महिला को तपते हुए तवे पर चलाया। यहां का पूरा वातावरण ही कुछ अजीबोगरीब माहौल बना रहा है। एक कतार में एक दो नहीं 6 से ज्यादा बड़े बड़े तवे रखे गए हैं। नीचे आग जलाई गई है और इस आग में तवे को पूरी तरह तपाया जा रहा है। केरोसिन या पेट्रोल डालकर उसे और ज्यादा गर्म किया जा रहा है ताकि तवे पूरी तरह तप जाएं। अब जरा आसपास का नजारा देखिए। औरत, मर्द, बूढ़े, जवान और बच्चे सभी इकट्ठा होकर बैठे हैं और उनके सामने रखे इन तवों को आग में और ज्यादा गर्म किया जा रहा है। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि आखिर ये माजरा क्या है, क्यों तवे को गर्म किया जा रहा है, तमाशबीन बनकर भीड़ क्यों जमा हुई है, आखिर यहाँ होने क्या वाला है? कोई आयोजन है या भूत का आह्वान? यज्ञ होने वाला है या कोई साधना चल रही है? जैसे आप
सभी सोच रहे हैं कुछ कुछ वैसा ही यहाँ इकट्ठा हुई भीड़ के मन में भी चल रहा था कि इसी पल एक महिला प्रकट होती है, फिर तेज शोर होने लगती है। जहां तपते हुए तवे रखे गए थे, ये महिला उसके एक कोने पर खड़ी थी और आसपास कुछ और लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। इन्हीं में वो तांत्रिक भी मौजूद था जिसने ये सारा तामा झामा फैलाया है। शोर शराबे के बीच अचानक महिला कुछ अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। इसके बाद वो नंगे पांव आग में तपते इन तवों पर चलना शुरू कर देती है। देखिए, पहले एक तवे को पार किया, फिर दूसरे तवे को, इसी तरह तीसरे और फिर चौथे, और आखिरकार वो इन तपते तवों से नंगे पांव गुजरकर उस पार पहुंचकर एक पेड़ के तने से लिपट जाती है। अब इसके पीछे की पूरी कहानी जान लीजिए। ये तस्वीरें सीधी जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर चुरहट थाना इलाके की हैं। गांव वालों का कहना है कि इस महिला पर भूत प्रेत का साया है और इसे इन बाधाओं से मुक्ति दिलाने का तांत्रिक ने दावा किया था। और अंधविश्वास के झांसे में महिला के परिवार वाले आ गए, लेकिन तांत्रिक के इस तमाशे ने महिला को जख्म दे दिया है। उसके पैरों में छाले पड़ गए हैं। थाना चुरहट अंतर्गत आदिवासी महिला के साथ में ये घटना घटित हुई है और इस पे तुरंत पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 6 आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने धारा 324 आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण की विवेचना की जा रही है। उसमें जो आदिवासी महिला है उसको पैर में थोड़े फफोले आए हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अंधविश्वास के इस जानलेवा खेल में पुलिस ने तांत्रिक समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन ये सभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन पुलिस ने ऐसे ढोंगियों से समाज को सावधान रहने की हिदायत भी दी है। पूरे समाज से, पूरे विशेषकर जो हमारे आदिवासी समाज से जो इन अंधविश्वासों में थोड़ा ज़्यादा भरोसा रखते हैं, उनसे यही अपील की जाती है कि इन चीज़ों पर भरोसा न करें। 21वीं सदी में भूत प्रेत की बात कोई हाजमोले की पूरी शीशी खाकर भी पचा नहीं सकता। देश और दुनिया जब चांद पर इंसानी बस्ती बसाने के मिशन पर काम कर रही है, देश में मंगल मिशन पर काम चल रहा है, वहां ऐसी तस्वीरें हैरान भी करती हैं और परेशान भी। हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18 सीधी। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।